देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ब्रॉडशीट या चार्जशीट, पीडीएम का एहतजाज और फॉरेन फंडिंग केसेस, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ये 20 साल का किस्सा है, ये सन 2000 की कहानी है, ये करप्शन और एहतसाब की मनमानी है और ये सब बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट की जबानी है। ब्रॉडशीट की कहानी किसी ताजिर, किसी जर्नैल या सियासतदान के खिलाफ इल्जाम है या नहीं, लेकिन पिछले 20 सालों में पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले हर हुक्मरान के खिलाफ ये बड़ी चार्जशीट जरूर है। ब्रॉडशीट के हक में फैसले को हर कोई अपनी जीत कह रहा है, अपनी कामयाबी बता रहा है। जी हाँ, ये सब जीत गए, लेकिन पाकिस्तान 4.5 अरब रुपए हार गया। जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जे के बाद एहतिसाब की ठानी तो बरतानिया में असासे तलाश करने के लिए ब्रॉडशीट नामी कंपनी से मुआहदा कर लिया। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को तूल देने का मकसद जैसे ही पूरा हुआ तो इस कंपनी से मुआहदा तोड़ दिया गया। इस तरह जनरल मुशर्रफ जीत गए, लेकिन पाकिस्तान 4.5 अरब हार गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो ये कंपनी अदालत जा चुकी थी। जरदारी हुकूमत ने इस अहम मसले को छेड़ना भी गवारा न किया, क्योंकि पर्दा उठाने से खुद उनकी अपनी करप्शन बेनकाब होने का खदशा था। यूं आसिफ जरदारी भी जीत गए, लेकिन पाकिस्तान 4.5 अरब हार गया। अब नून लीग की हुकूमत इसको कैसे हल करती, क्योंकि तहकीकात में सबसे अहम फरीक नून लीग खुद ही थी। 2017 में इसी कंपनी ने $1 अरब के गैर कानूनी अकाउंट्स की इत्तला दी, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने कोई एक्शन न लिया। इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत गए, लेकिन पाकिस्तान 4.5 अरब हार गया और फिर मुल्क में तब्दीली आ गई। इमरान खान की हुकूमत आ गई और पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी अदालत का फैसला भी आ गया। इसी हुकूमत में ब्रॉडशीट से कमीशन मांगने की खबरें आई, लेकिन इमरान खान ये कहकर आगे बढ़ गए कि ब्रॉडशीट के इंकिशाफात उनके करप्शन के खिलाफ बयानिए की जीत हैं। यूं इमरान खान भी जीत गए, लेकिन पाकिस्तान 4.5 अरब हार गया। ये 4.5 अरब किसके थे? ये 4.5 अरब मेरे और आपके टैक्स के पैसे थे, और ये 4.5 अरब रुपए हारने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि ये अवाम का पैसा है। और हुकूमत ने आज फिर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे बढ़ाकर एक ही झटके में अरबों रुपए इस अवाम की जेबों से निकाल लिए हैं, जिस अवाम का 4.5 अरब पहले ही बरतानवी फर्म से हारा जा चुका है। प्रोग्राम में आज इस पे भी हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने, PMLN से मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, PMLN के MNA भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। जावेद लतीफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, नून लीग की हुकूमत मुल्क में आई 3 मरतबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई 4 मरतबा। ये अपने दौरे हुकूमत में सर आप लोग ये क्या करते रहे हैं कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है? ये जो ब्रॉडशीट के CEO हैं, ये आप लोगों के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। सर देखें पारस, फैसला आप कर लेना। आपने एक बात कही है कि हर कोई अपनी जीत का ऐलान कर रहा है जी, ये तो दुरुस्त है। हम ऐलान कर रहे हैं कि लंदन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहदा इन्होंने किया तो उसके CEO जो हैं वो लंदन हाई कोर्ट किस वजह से गए, उसकी वजह ये थी, उसका कहना ये था कि हमें नैब जो है वो तावन नहीं कर रही और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए दिलचस्पी नहीं रखती। अब मुझे ये बताएं कि 200 लोगों की लिस्ट उन्होंने दी थी, उनमें से 2 बंदों की इन्होंने इन्वेस्टिगेट कराई, और उसमें से भी ख़ास तौर पर जो आप बार बार नाम लेती हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब जब उससे कुछ निकला ना जो उनका टारगेट था और परवेज मुशर्रफ का, तो उसको अदराक हुआ कि जो मेरा टारगेट है वो तो अचीव नहीं हो सकता, लिहाजा मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह 4.5 अरब रुपए तो उसके डूब गए पाकिस्तानी कौम के। आपकी गुफ्तगू से 2 सवाल। अपनी जीत का एक सेकंड वो कुछ निकला नहीं, वो जद्दा भेज दिया था सर, मामलात सेटल कर लिए थे, लेकिन अभी आपने कहा कि हमारी जीत है। नहीं, पहले आप हमें ये समझाएं कि लंदन हाई कोर्ट का फैसला क्या था जिसको आप लोग मियां नवाज शरीफ की जीत करार दे रहे हैं? क्या लंदन अपार्टमेंट्स को लंदन हाई कोर्ट ने जायज करार दे दिया? जरा समझाएं, ये जीत कैसे है आपकी? जो हुकूमत वक्त अपना ऐलान कर लिया जीत का, वो ब्रॉडशीट कंपनी के जो CEO हैं उनकी स्टेटमेंट पर। अब मुझे ये बताएं कि उसका माली इंटरेस्ट है हुकूमत वक्त से कि ये पैसा मजीद उससे दें, ये मजीद उससे एग्रीमेंट करें, और जो आप बात कर रही हैं
कट लगाने की जो 20% पे, या शहजाद अकबर साहब जाके कहते हैं कि मैं तो इसलिए गया था कि जुर्माने पे। मियां साहब के हक में कैसे केस आया? क्योंकि सीईओ तो ये कह रहे हैं कि ये जो लंदन अपार्टमेंट्स हैं इनकी ये जीत तो रिक्वेस्ट उन्होंने इसलिए वापस ले ली थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि लंदन हाई देंगी तो नहीं। मैंने आपसे सवाल ये किया कि जरा क्लियर कर दें, हमें समझा दें आप जीते कैसे। वो तो कह रहे हैं मुझे पता चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में इतने पैसे हैं तो उन्होंने ये जो फ्लैट्स की रिक्वेस्ट थी ये वापस ले ली। सर चूंकि वो रियासत पाकिस्तान से पैसा लेना चाहते थे ना मियां जावेद लतीफ साहब, तो जीत कैसे गए आप? लंदन हाई कमीशन के पास इतनी रकम भिजवाई किसने? ये सही सवाल है। बिल्कुल दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि दूसरा मेरा आपसे भी ये सवाल है कि जीत का ऐलान, आपने कहा जीत का लफ्ज इस्तेमाल किया, हम तो कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं हम लंदन हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका बयान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं सीईओ जो क्या कहा लंदन हाई कोर्ट ने क्या कहा और मैंने कहा आप सब दावा कर रहे हैं। अच्छा, जो ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ हैं वो गए किस लिए थे ये आप मुझे बता दें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या लेने गए थे? मुआहदा टूटने के लिए, जो मुआहदा टूटा अपने पैसों के लिए, अपने पैसों के लिए। और 2003 में ये मुआहदा खत्म हो गया जी, तो अंजुम डार नामी जो शख्स है 2012 में वो कैसे इसको रिश्वत देने के लिए उसने ऑफर की? किस लिए? आप जीते कैसे वो नहीं क्लियर हो रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं लंदन हाई कोर्ट के फैसले पर बोल रहा हूं और ये बोल रहे हैं सीईओ जो है ब्रॉडशीट कंपनी के। आप मुझे ये बता दें कि बार बार आप जिक्र करती हैं तो फिर 200 लोगों का जो फहरिस्त थी, नाम थे, उनमें से 2 बंदों की इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत सर ये ना कहें। और जो बाकी आप $1 अरब की आप बात कर रही हैं तो वो कहाँ गया भाई? मैंने तो आज की हुकूमत बताए ना कहाँ है। और कल शहजाद अकबर कह रहे थे एक चैनल पे कि $1 अरब था ही नहीं। $1 अरब अगर उस वक्त आपकी हुकूमत थी जब ये $1 अरब सऊदी अरब से सिंगापुर के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ था। आप लोगों पे इल्जाम ये है कि आप लोगों ने इसको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि अंदाजे ये हैं कि ये भी शरीफ फैमिली का पैसा था। आपके अंदाजे हो सकते हैं मगर हुकूमत वक्त को अगर एक पाई भी गई होती वहां से तो आज इन्होंने आसमान सर पर उठा लेना था। कोई $1 एक दमड़ी शरीफ फैमिली के हवाले से नहीं है। ठीक, ये अंजुम डार कौन है? उसी तरह जिस तरह $1 दमड़ी की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नून लीग जानती है अंजुम डार को? आपके कोई दोस्तों ने ये पहले दिन जो सीईओ थे मेरा भांजा है, उसने आया था कि ये शरीफ फैमिली के भतीजे भांजे हैं। हाँ। आज कह रहे हैं कि नहीं जरा इनकी पार्टी के, आपने इनका नाम सुना है? फलां जगह, मैं तो आज तक मैंने नाम नहीं सुना। तो फिर मैंने आज पहली दफा सुना है या उनके 2-3 दिन पहले जो इसकी तरदीद कर दें कि हम तो जानते ही नहीं किसी अंजुम डार को। हम उनकी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर भी मैं ये बात कह रहा हूं कि हम तो उसको जानते हैं। आपके शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मूसवी जो थे सीईओ ये ब्रॉडशीट के, इनको केस करना चाहिए था ये अंजुम डार के ऊपर। आप लोग नहीं समझते कि आपको ये जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं इनके ऊपर हित की इज्जत का दावा करना चाहिए था लंदन में? वहां पे बड़े सख्त कवानीन हैं मियां जावेद लतीफ साहब, फौरन फैसला होता है। पारस मुझे ये बताएं कि हमने केस किया हुआ है ना इमरान खान पे, जिसने कहा था कि $10 अरब की मुझे ऑफर हुई, वो केस शहबाज शरीफ ने किया हुआ है, आज तक तो उसका जवाब नहीं आया। लंदन में केस किया, वहां करे ना, ये उसी तरह के इज्जत का दावा करें इस बंदे के ऊपर। आपको बदनाम किया जा रहा है। करना गलत है तो वहां करना दुरुस्त है, तो वहां पे कर लेना आप। वहां के कवानीन ज्यादा सख्त हैं इस बारे में, फौरन फैसला होता है। यहाँ अगर कुछ देर भी लगती है अच्छा तो फिर हमारा केस साबित हो गया ना कि ये सारा कुछ जो हमारे खिलाफ हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। उस्मान डार साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब का है, सही है, गलत है, इसकी पैरवी की नहीं की, ये बिल्कुल वैलिड सवालात हैं। लेकिन बात वो बड़ी अहम है जो मियां जावेद लतीफ ने भी उठाई है। सर ये $4.5 अरब आपकी हुकूमत ने दिए हैं, ये 2 जनवरी को हमें पता चला कि अकाउंट से निकल गए हैं, ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? देखिए पारस, मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा, तो आपने भी मुझे उतना ही वक्त देना जितना मियां साहब को दिया। एक तो देखें ये कॉन्ट्रैक्ट या 200 नामों की जो लिस्ट है ये हमारी हुकूमत से पहले की, आप खुद कह रही है 20 साल पहले ये सब कुछ शुरू हुआ। पैसे अकाउंट में कैसे गए ये बेहतर फॉरेन मिनिस्ट्री बता सकती है, उनका कोई तर्जुमान बता सकता है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है पैसे वहाँ कैसे गए। आपके ख्याल में क्या कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर ये पैसे जा सकते हैं? लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब रियासत के ऊपर एक कर्ज चढ़ा दिया इन लोगों ने, उस अदारे ने पैसे लेने ही लेने थे, चाहे इधर से जाते चाहे उधर से जाते। हमने तो कोशिश की नहीं, पैसों का क्यों नहीं है, डर था तो शहजाद अकबर ने डिस्काउंट मांगा ना उनसे, जिसको ये किक बैक की शक्ल देना चाह रहे हैं, कट की शक्ल देना चाह रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे को बचाने के लिए उस शरीफ आदमी ने, शहजाद अकबर ने कहा क्या ये पैसा वहां से चलना था, लेकिन खैर वो अकाउंट में क्यों था, क्यों अटैच किया गया, उस पे आप किसी कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, या फिर वजीर खजाना ने किया या फिर शहजाद अकबर ने खुद अकेले ये फैसला किया है। पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पैसे
पैसे तो उन्होंने लेने ही थे, फिर केस चलते अमाउंट डबल हो जाती, वो अलग बहस है। मैं 2-3 असल बातों पे करना चाह रहा हूं। आपको इन्फॉर्मेशन होगी यकीनन, ये जो हाई कमीशन के अकाउंट्स होते हैं या एम्बेसीज के जो अकाउंट होते हैं, इसमें आपके ख्याल में कितना पैसा पड़ा होता है? मेरा कोई फॉरेन एक्सपोजर नहीं है मिनिस्ट्रीज का। 50 या 60 लाख अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर करूं, जरूर शेयर करूं, लिहाजा मैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। आप इसके ऊपर आप लोगों की हुकूमत इस तरह से बात कैसे कर रही है? ऐसे ही बात है, मैं कह रहा हूं आप ले ले किसी तर्जुमान को, आपको क्लियर कर देंगे। अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं होते कि पाकिस्तान की हुकूमत बहुत अमीर है। प्लीज, ये अकाउंट एक इतनी बड़ी बहस नहीं है। जो 2-3 चीजें मैं आपके और कौम के सामने रखना चाहता हूं, ये दोनों जवाब दें। हमारी क्या जीत है? मैं आपके प्रोग्राम में ये क्लेम करके जा रहा हूं, हमारे बयानिए की जीत है। हम क्या कहते रहे हैं, इन दोनों हुकूमतों ने अपने अपने दौर में लूटमार की, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, एनआरओ लिया, अरब चला गया। ये बात की जीत बता दें हमें बस। 4.5 अरब के बयानिए की जीत का इस्तेमाल। देखिए 4.5 अरब की अटैचमेंट के ऊपर एक अलग बहस है, लेकिन वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, वो कोई करप्शन नहीं हुई कि उसके ऊपर हम आधा प्रोग्राम कर दें। बात ये है, मैं मियां साहब को ये बताना चाहता हूं कि जो 2000 में ये जद्दा गए वो एनआरओ था। खुद कावे मसावी कह रहा है कि मैं अरबों रुपए के करीब पहुंच चुका था और रोक दी गई इन्वेस्टिगेशन। क्यों? एनआरओ मिलने शुरू हो गए पाकिस्तान में। $60 मिलियन का पूछे ना गबोल साहब से। 2018 में जब वो जो एक नुमाइंदा थे, पहले पंगा चल रहा था उनके साथ, जफर अली, उन्होंने मुलाकात की यहाँ पे वजीर आजम से, शहजाद अकबर से और असद उमर से। आपने क्यों नहीं मुआहदा किया जब इतना सेंसिटिव इशूज है? तो किस तरह मुआहदा कर लेते? पहले ही उनके साथ एक मसले मसाइल चल रहे थे, वो भी इसी बात पे, जिस $1 बिलियन की ये बात कर रहे हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट की बात की गई थी, कोई कैटेगोरिकली $1 बिलियन का नहीं कावे मसावी का। दूसरा ये है कि वो कह रहा था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करें। पहले ये एक हमारा काम लिटिगेशन में चला हुआ है और हम उसके साथ कर लें। $1 अरब का मामला था। आप नहीं समझते कि पता चलना चाहिए किसने ट्रांसफर किया, वो पाकिस्तान में आना चाहिए। अरबों रुपए के ऊपर कभी आप IMF से मांगते हैं पाकिस्तान के लिए, कभी आप सऊदी अरब से मांगते हैं, के ऊपर वर्किंग जारी है। कई अरबों रुपए के ऊपर वर्किंग जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ही क्रेडिट दें, नैब 400 अरब रुपए के करीब लोकल रिकवर कर चुकी है। आपका एंटी करप्शन का महकमा मुस्कुरा रहे हैं मियां साहब, 10 साल की परफॉर्मेंस सिर्फ 3 अरब। आज माशाल्लाह देखें खान साहब कहते हैं कि मुझे इन इंकशाफात का अभी पता चला है जो ब्रॉडशीट के CEO ने किया था। खान साहब से ये छुपाया गया था, और अगर छुपाया गया था 2018 में शहजाद अकबर ने जो मुलाकातें की, क्या नहीं पता था खान साहब को इस बारे में? आप क्या समझती है कि हम एहतसाब के लिए सीरियस नहीं है? एहतसाब की बात नहीं करी, खान साहब को पता था या नहीं पता था? कि आप पता चला है? वो बेहतर वो खुद उन्होंने बता दिया, उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन जो असल बात, मुलाकातें रखी गई उनसे, कौन सी मुलाकात? जो शहजाद अकबर ने की 2018 जब एक सीरियस मुलाकात ही नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। मैं रोजाना की 10 मुलाकातें करता हूँ, जब मैं जाके प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ बताऊंगा। क्या कह रहे हैं 2018 में आपकी गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे ने उससे मुलाकात की और कमीशन की डिमांड की। उन्होंने कहा मैंने इस गवर्नमेंट को इसका कंप्लेन किया, कौन है बंदा? नहीं हुआ। क्या नाम बताया? वही आपसे पूछ रही हूँ, ये कौन है? कौन बंदा? वो बताए ना नाम जो बात कर रहा है, कोई मैं मिलाऊं जाके? नुमाइंदा है वो, कह रहे हैं ना, नाम बताए ना, अंजुम डार की तरह नाम ले। मियां साहब तो बड़े भोले बन के निकल गए। उन्होंने कहा कि विटनेस मौजूद था जब अंजुम डार ने $25 मिलियन ऑफर किया, 4 अरब से ज्यादा रकम सिर्फ माल छुपाने के लिए। और मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, मियां साहब कह रहे थे 2012 में उसे क्यों याद आया? मियां साहब आपका केस लगा हुआ था लंदन कोर्ट में, दोबारा सारे किस्से कहानियां खुलनी थी। इनको डर था फिर हमारे असासे डिक्लेयर जो नहीं किए वो सामने आएंगे, इसको $25 मिलियन देना। उस बंदे का पता चले जिसने कमीशन डिमांड की थी, आप चाहते हैं ना, तो आप इन्वेस्टिगेट करवाएं। आपकी गवर्नमेंट है सामने, लाम लाइन नून लीग यही डिमांड कर रही है। मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी गई है, 3 मिनिस्टर्स की कमेटी जो बनाई गई है सामने आएगी, वो तहकीकात करके नाम सामने ले आएगी। होगी, हमने कुछ कौम से छुपाने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे। हमारा एजेंडा ही करप्शन के खिलाफ था, हम कैसे ये चीजें छुपा सकते हैं? एहतसाब की बात कहते हैं, घर से मेरे शुरू होना चाहिए। मैं फिर पूछ रही हूँ, तहकीकात होंगी तो नाम सामने आएंगे उस शख्स के जिसने पाकिस्तान को बदनाम किया है। मुझे पहले ये कमीशन मांग के भारत साहब मुझे बताए क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी का भी नाम छुपाएगा? अगर मैं कुछ कर रहा हूँ गलत, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा लीडर कभी मुझे कवर अप नहीं करेगा। और अगले दिन उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में कहा है कि अगर किसी के ऊपर भी मेरे मिनिस्टर इल्जाम आता है, मुझ पे इन्हीं की जमात के रहनुमा ने इल्जाम लगाया, मैं निजी प्रोग्राम में बैठा हूं, मैंने अपने सारे एलिगेशन कौम के सामने रखे। हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में ये रकम इतनी बड़ी किसने डाली, किसके कहने पे, किसकी अप्रूवल पे, किसके हुक्म पे? मेरा डोमेन है ना मेरा एरिया ऑफ वर्किंग है, इसलिए मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता। कराएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ छुप छुपा के रात के अंधेरे में पैसा वहां नहीं गया होगा, उसकी कोई ना कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, तो वो पता चलना चाहिए, और मीडिया के सामने आ जाएंगी। नबील गबोल साहब, सर क्या ख्याल है कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है? गबोल साहब, कहीं ऐसी एग्जांपल है
कि हाई कमीशन के जो अकाउंट्स हैं वो सीज हो जाएंगे, या ये शर्फ भी हमें पाकिस्तानियों को ही हासिल है कि हमारा अकाउंट सीज हो गया, उसमें से पैसे निकाल लिए? देखिए पारस, अफसोस की बात तो ये है कि हम यहाँ बैठकर ये जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हो गए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए या हमारे जो करता धरता है वो सब करप्ट है जी। यानी ब्रॉडशीट ने 200 लोगों को सबको करप्ट ऐसे ही करार दिया और आखिरी में कमीशन लेने वाले को भी करप्ट करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत का जो शख्स जो कि उंगलियां उठ रही हैं शहजाद अकबर के ऊपर, वो वहां गया था कि अकॉर्डिंग टू उस्मान डार के जी डिस्काउंट, और वो 100 करोड़ रुपया कमीशन मांग रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेशन को करप्ट जाहिर करने के लिए हम खुद इन्वॉल्व है, हम सब इन्वॉल्व गबोल साहब, ऐसे मैं एक बात बताऊं, लीग नून वालों को बता दिया ये जो शहजाद अकबर है ना, ये मुस्लिम लीग के 2 खवातीन हैं, मरियम औरंगजेब हैं और उस्मा बुखारी हैं, उनको हितक इज्जत का नोटिस भिजवा चुके हैं अपने ऊपर इल्जामात लगाने पर। अब आपने भी मेरे प्रोग्राम में लगा दिया है, अब तैयार हो जाएं फिर आप। मैंने पहले तो गबोल साहब ये बताएं, मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, कह रहे थे मैं अगली दफा आऊंगा हुकूमत नहीं रहेगी, ये तो आए दोनों ऐसे बातें ये भी इसके बाद पूछती हूं इनसे, पूछे इनसे जी गबोल साहब, बड़ी बढ़के मार रहे थे। पहले जरा ये ब्रॉडशीट पे इज़हार ख्याल कर लो, ये सुना दे ये सब सुनवाएंगे जो मैंने कही है। लेकिन बात ये है कि हम यहाँ बैठकर यहाँ पे पारस हम बैठकर यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, जो मैं एक क्लिप चल रहा था जुल्फिकार मक्सी साहब का जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान थे, कि वी आर करप्ट नेशन। आप बताएं कि नैब इंक्वायरी करती है और उसके बाद वो कहता है मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूं। तो आप देखें जिस शख्स के ऊपर मुशर्रफ ने कितने अरबों डॉलर का करप्शन का ब्रॉडशीट ने चार्ज लगाया, सीईओ ने बताया आफ्ताब शेरपाव के ऊपर, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया मुशर्रफ ने जी। तो जब हमें जरूरत पड़ती है जिस शख्स की, तो वो हम उसको डाकू कहते हैं और कहते हैं कि हम उस डाकू को जो है कभी अपना जो है नजदीक ना भटकने दे। आप उस डाकू को स्पीकर पंजाब असेंबली बना देते हैं, ये इमरान खान ने कहा था। दिया तो जनरल मुशर्रफ ने, आप लोगों को भी बहुत कुछ है मुल्क के अंदर। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ किया, आप लोगों ने एनआरओ किया था उनके साथ, आपकी जब हुकूमत थी ना कबोल साहब, उस वक्त भी ये ब्रॉडशीट वाला केस जो था ये मौजूद था। सर आप लोगों ने क्यों नहीं सिंसियरली इसको फॉलो किया, क्यों नहीं इसकी पैरवी की? लेकिन मुझे बताइए सीईओ ने जो अभी प्रेस ये जो अभी बात की मीडिया से, सीईओ ने किस किस का नाम लिया मुझे बताया ना। तो आप ये तो उनको थोड़ा वो भी तो चलाते ना बैकग्राउंड में, वो भी तो चलाते कि सीईओ क्या रहा है, उसने किस किस का नाम लिया, किस किस को करप्ट जाहिर किया। उसने पूरे जितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उन सबको करप्ट जाहिर कर दिया और खुद 4.5 अरब रुपए लेकर पाकिस्तानी कौम का बैठ गया जी। आप देखोगे खुद 4.5 अरब, और दिया किसने? इमरान खान की काबीना ने, अप्रूवल काबीना से लिया। बिल्कुल आपने सही कहा, फाइनेंस डिवीजन का वो लेटर पड़ा हुआ है जिसपे फाइनेंस डिवीजन कह रहा है कि विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट 450 करोड़ रुपया जो है वो हाई कमीशन के अकाउंट में जाता है। वो उस्मान डार साहब को नहीं पता था ना। वी आर नेशन ऑफ करप्ट पीपल, व्हाट कैन वी से दैट? राइट अच्छा गबोल साहब, एक बात और, सर आप ये समझते हैं कि शरीफ फैमिली ने ये जो सीईओ हैं ब्रॉडशीट के, इनको ये रिश्वत देने की ऑफर की होगी सर, कि तहकीकात खत्म हो जाए, इनको रोक दिया जाए? इस बारे में मैं नहीं कह सकता। देख, मैं इस पूरे अपने बातों में किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा ना कि उसने सीईओ ब्रॉडशीट ने कहा कि मुस्लिम लीग नून करप्शन में शुमार है, अपना पीपल्स पार्टी है, पीटीआई वाले भी हैं, यानी सब करप्ट है। तो जब सब करप्ट है तो फिर मुझे बताए अच्छा कोई निकाल के बता दे। 1 अरब डॉलर अच्छा निकाल के 1 अरब डॉलर की बड़ी बात हो रही है इस वक्त में गबोल साहब, बड़ा सस्पेंस है इसको लेके पाकिस्तान में। क्या ख्याल है ये 1 अरब डॉलर जो है वो किसने ट्रांसफर किए होंगे? ये 1 अरब डॉलर जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये चंद दिनों में मंजर आम पर आने वाला है। अभी नहीं बताएंगे आप कह रहे हैं ना जो कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नहीं अभी इल्जाम हो जाएगा ना किसी के ऊपर। तो अभी शहजाद अकबर पे भी तो लगाया आपने। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये भी मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं है। 1 अरब डॉलर एक पॉलिटिशियन का नहीं किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस हमाम में सब एक जैसे बैठे हुए हैं। चले सर, अपना पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम के पैसा कुर्बान कर दिया गया है, ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो हिसाब देना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो अहम इशू है इसके ऊपर आप देखें पाकिस्तान में सियासत शुरू हो गई है, हितक इज्जत के नोटिस एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हम कैसे किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगे कबूल साहब? हम नहीं पहुंच सकते। हम मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंच सकते हैं कि हर मतलब आप अपनी हुकूमत लाने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए आप जो है पैसा करप्शन में खुद डालते हैं,
आप अभी कह रहे हैं ये जो सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स ये करवाने जा रहे हैं, ये क्यों शो ऑफ हैंड्स करवाने जा रहे हैं? इनको अपने एमपीएस पे ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा करप्शन पार्लियामेंट के चार दीवारी के अंदर होता है। साहब सुने, तो उनको जब अपने ही लोगों पर जो है एतबार नहीं है। एक बात, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट में 7 के करीब पीटीआई के लोग हैं जिनको तोड़ा गया है सेनेट इलेक्शन के लिए। ये बात ठीक है और ये काम पीपल्स पार्टी ने किया है? शो ऑफ हैंड्स का सबसे ज्यादा शौक किसको है? पीटीआई को है ना। उसको यही डर है, उसको यही डर है कि हमारे पीटीआई के लोग तोड़े जाएंगे, जो कि 20 पहले जब टूटे थे। होगा कुछ नहीं। देखिए आप अब ये गए हैं कोर्ट में, गए सुप्रीम कोर्ट में गए कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चलें सर, वो तोड़ जोड़ में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी माहिर है। देखिए बात ये है कि वो बात ठीक कह रहे हैं कि 20 बंदे हमारे तोड़े गए। तोड़े किसने? केपी में इनकी एक सीट नहीं इलेक्शन की बनती थी पिछले इलेक्शन में, तो 2 सीटें कबूल साहब ने निकाली। खरीदने के बादशाह जरदारी साहब इन्हें सूट करता है। और मियां जुवेल लतीफ साहब से पूछें कि जुवेल लतीफ साहब वोट को इज्जत दो, इनका बयान है, और वोट को इज्जत जो चीज अवेलेबल है हम खरीदेंगे। जिस पार्टी का बाजार में जो चीज अवेलेबल है हम खरीदेंगे। देखिए खुलेआम अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस्मान, बाजार में जो चीज अवेलेबल है हम खरीदेंगे। और भाईजान लेकिन ऐसे ही आपको आप बाजार में क्यों बैठते नहीं थी कहती पाकिस्तान से बाजार में बैठोगे हम खरीदेंगे आपको। खरीदो फरोख्त के तो बताई बादशाह ज़रदारी साहब, ऐसे ही उन्हें 10% का ताज नहीं बनाया गया था। आप अपने माल को संभाले ना, आप अपने माल को बाजार में रखोगे हम खरीदेंगे, साफ बात है। हम खरीदेंगे, साफ बात है, अगर आप अपने माल को बाजार में रखोगे। फिर एक वादा करो ना आप, जो आप लोगों के साथ तरीके अदम एतमाद आप लोग सेनेट चेयरमैन की लेके आए और आपके लोग भाग गए, बच्चों की तरह रो रहे थे, जैसे स्कूल में नहीं बच्चे रोते मेरा लॉलीपॉप छीन लिया किसी ने, इस तरह बिल बुला रहे थे ये सारे। देखिए जी हमारे साथ क्या हो गया है, हमें अपने लोगों ने वोट नहीं दिए। इनसे पूछे क्या किया इन्होंने अपने सेनेटर्स के खिलाफ? हमें पता जो लंच करने गए वापस ही नहीं आए। पता था। फिर आप दोनों रो रहे होंगे मेरे भाई, हमें पता फिर पारस के आगे रोगे डार ने और इसकी पार्टी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। चलो सर वो उनके बस की बात नहीं थी ना, कुछ बातें बस से बाहर भी होती हैं। जब हमें एक चीज का पहले ही पता था हम क्यों रोएंगे? अच्छा नहीं, हम समझ गए जवाब गबोल साहब, ठीक है, ज्यादा इसको क्लैरिफाई ना करें। जावेद लतीफ साहब पहले जो बात हो रही थी जरा उसी पे आते हैं। सर वैसे एक बात है कि एक ऐसा इशू है जिसपे नून लीग और ब्रॉडशीट का जो सीईओ है ना वो हमें एक पेज पे नजर आते हैं, और वो है नैब की जो कारकर्दगी है ना उससे आप लोग मुतमईन नहीं हैं जावेद लतीफ साहब, लेकिन मियाँ जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है वो तो नैब की कारकर्दगी से सर बड़े मुतमईन है। वो कहते हैं कि तारीखी रिकवरीज कर रही है ये नैब। इमरान खान के अलावा कोई एक बंदा बता दें जो पाकिस्तान से बाहर भी नैब से मुतमिन हो। जिस तरह अभी आपने सीईओ का ब्रॉडशीट के का जिक्र किया कि वो भी मुतमिन नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल मुतमिन है। ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अगर कोई नैब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है तो इमरान खान क्यों है? इस वजह से कि इमरान खान जो लिस्ट देते रहे और जो उसको फरमान जारी करते रहे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने नैब बनाया था परवेज मुशर्रफ ने, उसने भी इस तरह भूंडे तरीके से नैब को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद उसका नतीजा क्या निकला? आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर उसके मुखालफिन मर गए हैं? हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो लेकिन नैब आप तक नहीं पहुंची। देखें अच्छा, मैं आपसे यही तवक्को रखता हूं कि आप मेरी निशानदेही नैब को आज कर दें। क्या बच गया जे फिर ठीक है, मगर मुझे ये बताएं कि नैब की कारकर्दगी क्या है और इमरान खान ने 2.5 सालों में जो इंतकाम की सियासत शुरू की हुई है उसका नतीजा मईशत बर्बाद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, आपकी बातों को संजीदा नहीं लेती। पाकिस्तान का सरमायाकार पाकिस्तान से बाहर निकल गया। कहते हैं आप इस मुल्क की फौज को, सुप्रीम कोर्ट को, आप इलेक्शन कमीशन को, सबके खिलाफ तो आप तकरीरें करते हैं, तो हुकूमत संजीदा नहीं लेती। वो कहती है कोई एक नैब थोड़ी है जिससे आपको शिकायतें। ये जो नाम आपने गिनवाए हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ इलेक्शन कमीशन का जी। एक इंडिपेंडेंट अदारा है बकौल। आप मुझे ये बताएं कि अगर इंडिपेंडेंट अदारा है तो 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पेंडिंग क्यों चला आ रहा है? ठीक सर, अगर ये इंडिपेंडेंट अदारा है तो फिर 2018 में जो इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर ये इंडिपेंडेंट था तो उस वक्त ये सारा कुछ हुआ क्यों? बड़ी अच्छी बात और अगर जो दीगर अदारों की आप
सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसी को लेके जरा आगे चल रही हूँ। उस्मान डार साहब देखें, आप लोग कहते हैं कि नैब एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो अपनी तहकीकात खुद ही करता है, लेकिन हमने ये देखा कि जब ये नैब गिरफ्तारियां करता है ना, तो उसके बाद आपके वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन आप और शहजाद अकबर दोनों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सर आप लोग इन इदारों को मुतनाज़ा क्यों बनाते हैं? आप लोग क्यों नैब के तर्जुमान बनने की कोशिश करते हैं? पारस, ख्वाजा साहब के केस में मैं इसलिए बैठा कि ये कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कर लेगी, कहते हैं जी ख्वाजा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादक और अमीन की क्लीन चिट दी थी। वो मेरा मिस डेक्लेरेशन का केस था, एसेट बियॉन्ड मीन, आमदन से ज्यादा सासों का केस नहीं था मेरा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आके कौम को हकायक बताए कि ये कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये जरूरी था? जरूरी इसलिए था कि रोजाना ये झूठ बोलते हैं। जो केसेस कोर्ट में रखे होते हैं, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते हैं। झूठ बोल, दो चीजों पे हमें आना पड़ता है। असरअंदाज नहीं होते। देखिए नहीं होते ना। अगर हम देखिए, अगर हम असरअंदाज हो सकते तो ख्वाजा आसिफ को नैब 2.5 साल बाद हाथ डालती। मैं तो 4 साल पहले नैब में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था पारिस। अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते तो आते साल 2018 में ही ख्वाजा साहब अंदर होते। अगर हम नैब का इस्तेमाल कर रहे होते, हमें क्यों आना पड़ता है? 2 बातों की वजह से। एक, ये कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमें अपना पोजीशन क्लियर करनी है। दूसरा, रोजाना झूठ बोलते हैं। जैसे अभी साबित करूंगा मियां साहब को आपके प्रोग्राम में कि ये इलेक्शन कमीशन के मामले में भी झूठ बोल रहे हैं। हम तीनों को अपना अपना जवाब देना है, फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। हमारे ऊपर इल्जाम आता है ना, पहले मैं कहता हूं कि फॉरेन फंडिंग वर्ड ही ठीक नहीं। जब आपके मेहनती पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी हलाल की कमाई पार्टी मेंबरशिप के तौर पे थ्रू बैंकिंग चैनल बेचते हैं और 40,000 से ज्यादा हैं, ठीक उसी तरह मुल्क को चलाने के लिए जैसे फॉरेन रिमिटेंस बाहर से आती है, ये उसको फॉरेन फंडिंग का नाम देते हैं। इल्जाम फॉरेन फंडिंग का है। मैं जरा भी इसके ऊपर आती हूँ, इस पे डिटेल में बात करेंगे। मुझे ये बता दें, आपको इतना यकीन कैसे है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी ना जमानत होगी और जो इल्जामात आप लगा रहे हैं वो सच साबित होंगे? आपके एतमाद की वजह क्या है कि उन पे केसेस सच साबित होंगे जो इल्जामात हैं? मेरे एतमाद की वजह यह है कि पारिस आप समा में काम करती हैं जी। मुझे नहीं पता आपको कितने वो देते हैं इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिखाई पढ़ाई तो उस तनख्वाह की या सैलरी की हो रही होगी। 14 करोड़ रुपए की तनख्वाह जब कोई कहे कि ये असासा मेरा मैंने इस 14 करोड़ रुपए से लिया और ये मेरी तनख्वाह से आते थे पैसे, और दिखा ना सके एक रसीद भी कि 22 लाख रुपए महीना। पारस, अल्लाह आपको भी ऐसा काम दे, मुझे भी दे, मियां साहब को और गुबोल साहब को, इस कैमरामैन को भी दे, जिसमें 22 लाख रुपए मिलते हैं काम करने के। वो रसीद नैब को दिखानी है, उस्मान डार को दिखानी है। उन्होंने नैब को ही दिखानी है, मुझे क्यों दिखानी है? अभी पहले भी जितने नैब ने पकड़े हैं ना, वो आधे जेल में, आधे जमानतों के ऊपर है। कुछ अदालत में अभी तक साबित नहीं हो सका। आपके प्रोग्राम में ख्वाजा साहब को पैगाम दे रहा हूँ, समा के प्रोग्राम पे मेरे ऊपर इल्जाम लगा, मैं लेके सारी रसीदें नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम बैठ गया ना, ख्वाजा साहब आए अपनी रसीदें लाए आपके प्रोग्राम में बैठ जाए, दिखाएं कौन को ये मेरी सैलरी की रसीदें हैं, ये मेरे वो 40 बेनामी अकाउंट्स हैं जो पकड़े गए हैं, डिक्लेयर्ड है, वो जेल में। ये एक मोहतरमा का नाम आ रहा है जिन पे बड़ी मेहरबानी की गई है, वो पैसा कैसे गया, फ्रंट मैनों के नाम सामने है, आके क्लियर कर दे। बात तो बोले कोई एक तो इनमें से आता नहीं है। सागडार साहब हॉट टॉक में बात करते हैं, मुझे पाकिस्तानी मीडिया बुलाए, मुझे अदालतें बुलाए, मैं सबूत दूंगा। आपको कुछ दिया उन्होंने? बताएं प्लीज, कुछ दिया इन्होंने आज तक? अभी मियां साहब क्या कह रहे थे, ब्रॉडशीट वाले को कुछ नहीं मिला। मियां साहब पनामा लीक्स में पूरी कौम ने देखा, 4 अपार्टमेंट सामने आए। क्या इनकी लीडर मरियम सफदर कहती थी मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? भाई क्या कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। सलमान शहबाज कहते थे अपार्टमेंट्स का पता ही नहीं। मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा और गबोल साहब का भी टाइम। सर आप जवाब दे दें, मैं फिर ब्रेक लूंगी। गबोल साहब ब्रेक के बाद आपको जरा पूरा टाइम मिलेगा और आपसे बात करूंगी। जी मियां जावेद लतीफ साहब। पारस, ये छोटे मेरे भतीजे हैं, मगर इनको जब भी मैं मियां साहब पे चढ़ाई करता हूं ना, फौरन ही मेरे से रिश्तेदारी पाकिस्तान की आप भी भतीजे हैं, अंजुम डार भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में से मेरा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस्मान साहब ये इल्जामात पहली दफा जो पब्लिक का, जो अवाम का, जो रियासत का खैरखा होता है, मकबूल लीडर होता है, उस पर पहली दफ़ा नहीं लगे उस्मान डार साहब। ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी फिरोज खान नून से होते हुए ये नवाज शरीफ तक आए और नवाज शरीफ पर भी पहली दफा नहीं लगे, मगर सबूत आज तक नहीं पेश किए जा सके। वजह ये है 2014 में, एक सेकंड यार, एक सेकंड, अगर 2014 में, उनको सजा हो चुकी है, 2014 में, मुझे ब्रेक लेनी है, मुनासिब नहीं वो ठीक है, ये कोई मुनासिब नहीं, ठीक है मियां साहब पे इल्जाम नहीं, उनको सजा हो चुकी है जी। हाँ नहीं ये है बात, अभी मियां साहब बताएंगे अब नहीं मैं अर्ज करता हूं, ये इल्जाम इस तरह मैं कह रहा हूं कि फिर मुझे आपको ये पूछने की जरूरत पेश आ रही है
कि अरशद मलिक ने क्या कहा था, अल्लाह उसको माफ कर दे। ठीक है सर। फिर मुझे आपसे पूछने की ये जरूरत इसलिए पड़ रही है कि त्यारा हाईजैकिंग केस में भी नवाज शरीफ को सजा हुई थी और उसके बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तीसरी दफा। फिर मुझे ये बताएं कि क्या अदालतों से इस तरह फैसले लिए जाते हैं और उसको मुजरम ठहराया जाता है? जरा एक ब्रेक ले लूं। क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को अदालतों ने फांसी नहीं लगाया था जी। तो फिर 20 साल बाद लोगों ने इतराफ जुर्म कर लिया था कि जुल्फकार अली भुट्टो को भी फांसी देना गलत था और नवाज शरीफ को हाईजैकिंग में सजा देना भी गलत था और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। चले सर, मैं ब्रेक ले लूं। जुल्फकार अली भुट्टो के अपार्टमेंट्स नहीं निकले थे, मुआहदे किए, जीआईटी के मेंबर्स को खरीदने की कोशिश की, जनरल आसिफ को बीएमडब्ल्यू ऑफर की, क्वेटा बेंच खरीदने की कोशिश की, जब कोई बिका नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोई इनके आगे बिका नहीं, फिर इसकी उन्होंने गर्दन दबाने की कोशिश की। आज जब पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और इनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं और कहते हैं जी कि हमारे साथ पॉलिटिकल। मैं जरा प्लीज ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा आगे चलेंगे इसके ऊपर प्लीज। ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा कबोल साहब, इससे पहले आप फॉरेन फंडिंग पे बात करें ज़रा, मुझे ये बताइए, लास्ट शो में जब आप आए थे ना तो आपका कहना ये था कि ये हुकूमत जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में चली जाएगी। आज है 15 जनवरी, तो कब जा रही है ये हुकूमत? मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको शायद सेकंड शो में कहा था कि थोड़ा टाइम भी बढ़ गया है और वो टाइम इसलिए बढ़ गया है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इनवाइट किया जो बाइडेन ने अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में, उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। सर वो इन्विटेशन मिल गया? यहाँ पर भी कुछ डिलेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये फैसले, हाँ इन्विटेशन मिल गया। वो खरीदा है या मिला है? टिकट खरीदा है? फैसले तब्दील हुए पीडीएम में। ये तो बता दें पहले कि वो टिकट खरीदा गया है या मिला है? कहा जा रहा है कि टिकट पारस वो खरीदने वाला चक्कर ही नहीं है, वोट टेकिंग सेरेमनी है, ये ब्रेकफास्ट वाला आप खुद कह रहे हैं जो बिकेगी हम खरीद लेंगे और आप कहते हैं वोट टेकिंग सेरेमनी में नहीं खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इनवाइट किया वोट टेकिंग सेरेमनी। तो फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कुछ अब तब्दील अमेरिका जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे 19 जनवरी के एहतजाज में कबूल साहब? अब ये फैसला उनको करना है कि वो अमेरिका जाएंगे या इस्लामाबाद। अभी तक उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं किया, जहां तक मुझे पता चला है। आज उमरकोट की भी बात चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें हालात तब्दील होते रहते हैं। पीडीएम ने पहले ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफा देंगे पार्लियामेंट से, और मैं समझता हूं अगर ये पहले इस्तीफा पार्लियामेंट से देते तो सेनेट इलेक्शन भी जो है वो मुतनाज़ा होता, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने एक फैसला किया कि सेनेट इलेक्शन में इनको शिरकत करने है, ये फैसला तो आपने किया प्रोसेस में, इनसे तो तौसीक कराई। फैसले तो हमने अगर हमने समझाया तो वो समझ गए ना। मौलाना फजल रहमान भी समझे, पीएमएल नून वाले भी समझे कि सेनेट को एक तरफा रहने नहीं दिया जाए, कि अगर हम सेनेट को छोड़ देते हैं तो सारे सेनेटर जो है वो पीटीआई के बनेंगे। ये हम कैसे वन साइडेड जो है इलेक्शन करने वो एक और बात अब भी हमने ये समझ फैसला किया है कि हम ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ेंगे। हम ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि अगर ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ेंगे हम समझते हैं पीटीआई से ज्यादा सीटें सेनेट में उठाएंगे। अच्छा, ये दोनों जो है वो एक और बात भी समझ रहे हैं जिसकी वजह से डिले हो सकता है। गबोल साहब, आप बड़ी सीधी स्ट्रेट बात करते हैं, आपकी सबसे अच्छी बात ये है। सर पीडीएम में इख्तिलाफात हैं? इख्तिलाफात तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे से मैं समझता हूं कि फुकदान है भरोसे। वो हम समझ गए वो क्या है। तो आप पीपल्स पार्टी धरने में शिरकत करेगी या रावलपिंडी मार्च करेगी? अब तो डीजीआईएसपीआर ने भी चाय पानी की दावत दे दी, आपको ऑफर किया उन्होंने। रावलपिंडी मार्च का हमने मौलाना फजल रहमान को समझा भी दिया और वो समझ भी गया, और उन्होंने भी अपना फैसला तब्दील किया, और जो होगा मार्च वो इस्लामाबाद की तरफ ही होगा, डी चौक की तरफ। पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, कोई पसे पर्दा कोई मुलाकातें हो रही हैं? क्योंकि अब सबको पता है कि आप डील कर रहे हैं, कहा जा रहा है। देखिए दोस्ती अगर एक शख्स पहले आज से 20 साल पहले कर्नल था, आज मेजर जनरल बन गया है, तो वो मेरी दोस्ती उस कर्नल से आज भी है जो आज मेजर जनरल बना है। अच्छा, तो दोस्ती है कुछ लोगों की, जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी लीडर्स की है, पीपल्स पार्टी की भी है, और आज के मौजूदा जनरल्स के भी है। तो वो दोस्ती रहेंगी, उनसे मुलाकातें रहेंगी। यानी आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में कोई पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं जिनसे आपके राब्ते होते हैं, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने तो तरदीद की है कि फौज के किसी से राब्ते नहीं है, तो आपके किससे राब्ते हैं फिर?
अनऑफिशियली उन्होंने DG-ISPR ये कह सकता है कि मुझे बताया DG-ISPR ने वोट किसको दिया था, मुझे बताया आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वोट किसको दिया था। वोट देना का मतलब ये है कि आपकी एफिलिएशन, अगर आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं आप उसको वोट, तो वो मना तो नहीं है कि फौजी नहीं दे सकता है, हर फौजी जवान वोट देता है। तो इसी तरह हमारे भी दोस्ती है और हमारे ताल्लुकात खराब कभी नहीं हुए। मैंने आपकी तारीफ की, आप स्ट्रेट बात करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में हमारे दोस्त हैं, राब्ते हैं, तो ये इस्लामाबाद की एस्टेब्लिशमेंट से हैं या रावलपिंडी की एस्टेब्लिशमेंट से हैं? एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ रावलपिंडी की होती है, इस्लामाबाद की एस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ वो फॉलो करती है रावलपिंडी की। तो आपकी दोस्तियां कहाँ हैं, राब्ते कहाँ हो रहे हैं? दोनों तरफ है। तो आप कह रहे हैं ज्यादा जो है वो सही बेहतर तो वो तो रावलपिंडी वाली है। हाँ, दोस्ती तो मेरे हमारे कराची वालों से भी है, दोस्ती हमारे सबसे। देखिए मैंने कहा ना, अगर मेरा एक दोस्त था जो पहले 20 साल पहले कर्नल था, जनरल बना, तो मैं कैसे बोलूं वो मेरा दोस्त। मौलाना को किसने समझाया, पीपल्स पार्टी ने या चाय पानी वालों ने? मौलाना चाय पानी पे नहीं समझते, मौलाना सिर्फ हलवा और बकरे पे समझते हैं। आजकल तो ऑफर बहुत कम था, बहुत छोटा ऑफर था चाय पीने वाला। राइट, चाय पीने वाला ऑफर बहुत छोटा था, तो मौलाना को हमने समझा, उन्होंने नहीं समझा। आजकल वो पिज़्ज़े की भी बात करते हैं, वैसे कहते हैं हमारे लिए चाय पानी। अच्छा जावेद लतीफ साहब, नो कमेंट्स। जावेद लतीफ साहब, आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना है 19 जनवरी को सर, और आप इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, उसमें ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे सर। 40,000 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करा दिए हैं, तो अब भी एहतजाज की जरूरत है? अब तो काफी पेशरफ्त हो गई है इसके ऊपर। जो इसका मदई है ना, जो दरखास्त गुजार है, वो इनका बानी रुकन है। अकबर एस बाबर कहते क्या है? एक तो उनका ये कहना है कि इन्होंने जो भी जवाब जमा करवाया है, मैं क्योंकि दूसरी पार्टी हूँ, मुझे भी वो दिया जाए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने कहा कल अकबर एस बाबर ने, उन्होंने कहा कि जनाब आज ये बात मान गए हैं 6 साल बाद कि ये कहते हैं कि हमने एजेंट आगे मुकर्रर किए हुए थे, उन्होंने वो पैसा लिया है। तो स्मार्ट मूव है पीटीआई की, पसंद आई आपको? वो सारा फॉरेन एजेंट्स पे डाल दिया है उन्होंने। नहीं, स्मार्ट मूव नहीं है, ये बड़े ढीठ हैं। अच्छा। और पुख्ताकार हैं। पुख्ताकार समझती हैं आप किसको कहा जाता है? जो आदि मुजरम होते हैं। अच्छा। जो पेशावर होते हैं। ठीक। ये झूठे डिक्लेयर ही नहीं है, ये अज़लों से झूठ बोलते आए हैं, इनका सारी जिंदगी झूठ बोलने पर गुजरी है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज इस बंद गली से या पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह हो नहीं सकेगा। ठीक है सर। वजह आप मुझे ये बताएं, उसी अकबर एस बाबर ने कहा कि ये एजेंट जो हैं, इन्होंने अमेरिका में अकबर एस बाबर को छोड़ के बनाई थी। अब 18 तारीख को उसके आपको भी बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने। आपने अब अपना, पीटीआई कह रही है अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अपना हिसाब किताब देंगी, तो आपने भी फॉरेन एजेंट्स के ऊपर ही बात रखनी है, मुख्तलिफ जवाब होगा नून लीग का? जब पनामा का केस आया था तो 450 लोगों का नाम था, मगर कहा जाता था क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, पहले ये फैसला होगा तो उसके बाद दूसरे देखे जाएंगे। अब ये 6 साल से केस चल रहा है जी। पहले ये फैसला होगा, जावेद लतीफ साहब बड़ा दिल करें, ये नहीं कि 10 अगर आप समझते हैं कि नून लीग बिल्कुल क्लियर है, तो आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि भाई पहले हमारा फैसला करो ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी बने, उसके बाद पीटीआई का। एक सेकंड, बड़ा दिल ही नहीं, यकीन से कहते हैं कि इसका फैसला कर लो जी, ठीक 10 मिनट बाद दूसरा फैसला कर लेना, थोड़ा सा टाइम 10 मिनट के बाद दूसरा फैसला कर लेना। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने के बजाय कोई स्टे ऑर्डर नहीं है पारस, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हालत काबिले रहम है। क्यों? इनको जहां मौका मिलता है एनआरओ की चद्दर डाल के ये बैठ जाते हैं। ये खुद फंस चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। ये देखें इन दोनों जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, 2017 से इन दोनों से मांग रहे हैं कि आप अपनी तफसीलात लेके आए, दस्तावेजा लेके आए। वो 18 जनवरी को जा रहे हैं। हम तो 40,000 का डाटा दे चुके हैं। मियां जावेद लतीफ आपके प्रोग्राम में कंफर्म करे, रिकॉर्ड ये चल रहा है इस वक्त, ये एक शनाख्ती कार्ड नहीं अभी तक दे सके, 2018 का केस है, आपका 2014 का केस है, आप 2014 से मांग रहे हैं। डे टू डे हेयरिंग करें और दूध का दूध पानी का पानी करें। आपने 40,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं, अभी ये क्यों कर रहे हैं? ये 19 जनवरी को इसलिए थ्रेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि 18 जनवरी को इनकी अपनी तारीख है, एजेंट्स पे डाल दिया। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि ये प्रेशराइज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि एनआरओ हमें मिले,
ये इलेक्शन कमीशन से एनआरओ मांग रहे हैं। हमें क्लीन चिट दे इलेक्शन कमीशन, हम नहीं मांग रहे। आपकी बात आपने एजेंट्स के ऊपर डाल दिया है सर, ये वैसे बात समझ आ रही है कि डायरेक्टली पैसा आपने नहीं लिया, आपके फॉरेन एजेंट्स ने लिया। तो सर ये आप समा में काम करती हैं ना, आप समा में काम करती हैं, आपके कोई पर्सनल एक्ट से आप कुछ करती हैं, वो समा के ऊपर तो नहीं आएगा, वो पारस पे ये चीज आएगी। अगर किसी जज ने कुछ किया है वो हमारी पार्टी पे तो डालनी तो नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मियां साहब को एक बताता चलूं, मैं एक बात बताऊं, अगर समा टीवी को पता चल गया ना कि मैं इन्वॉल्व हूं किसी चीज में, मुझे छोड़ेंगे नहीं फिर वो तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आप फिक्र नहीं करें। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, प्राइम मिनिस्टर को कौन छोड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनिशिएट इंक्वायरी जो है फेडरल हुकूमत कर सकती है। उन्होंने क्यों नहीं की? इनके दौरे हुकूमत में अकबर एस बाबर दर-बदर ठोकरें खाता रहा, क्यों नहीं इन्होंने फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनिशिएट किया? सुप्रीम कोर्ट की फैसला मौजूद है। मरियम नवाज पुरएतमाद हैं, वो कह रही हैं कि आप लोगों ने इकरार जुर्म कर लिया है, अब सिर्फ रिटन फैसला आना है। मरियम नवाज तो तब भी पुरएतमाद थी, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? पूरी कौम ने उनका एतमाद देखा, कहां से प्रॉपर्टियां निकली, कितने अपार्टमेंट निकले, मरियम का तो सबको पता है। गबोल साहब लास्ट कमेंट सर, एक तो इनकी फॉरेन फंडिंग पे आप जरा अपना कमेंट कर दें, और दूसरी बात पीपल्स पार्टी से भी जवाब मांग लिया, तैयारियां पूरी हैं आपकी? हमारी तैयारी पूरी, इनकी फॉरेन फंडिंग में ये फंसेंगे। और जो पनामा साबित हुआ ना मुस्लिम लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, ये फॉरेन फंडिंग केस में भी जाएंगे, क्योंकि आप बीआरटी को भूल गई हैं। बीआरटी को स्टे लगाया इन्होंने कि इसके ऊपर मजीद कार्रवाई न करे। मार्क सीगल को बताए ना, मार्क सीगल और असफ अली जरदारी का क्या नेक्सस था? आप लोग तो ब्लेम गेम से ही नहीं निकलते वैसे, इसलिए कि ये कोई दूध के दूल्हे हैं। गबोल साहब पहले अपने आप को टाइम खत्म हो रहा है। गबोल साहब 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को बुलाया है। सर आपको लगता है कि मामलात अब हल की तरफ जा रहे हैं? लगता है। और अगर सर 18 को अगर इलेक्शन कमीशन आपसे कहता है कि भाई हम इनका फैसला पीटीआई का जल्द कर देंगे, आप एहतजाज ना करें, तो ये एहतजाज मनसूख हो सकता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर हमें अश्योरेंस दी जाएगी, और हम चाहते हैं फॉरेन फंडिंग केस जो है फौरी तौर पर इसी महीने जो है उसका फैसला है, अगर उन्होंने अश्योरेंस दी तो मैं समझता हूँ हो सकता है लीडरशिप भी फैसला करेगा, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। सर इलेक्शन कमीशन ने अगर इनके दबाव पे फैसला किया और आपको बरी भी कर दिया ना, तो सारी जिंदगी वो ये कहते रहेंगे कि आप लोग स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे थे, हमने दबाव डाला, तो उसके बाद ये खुद कहते हैं डे टू डे करवाएं, ये ऐसे ही आके चूरन बेचते हैं फॉरेन फंडिंग का। इनको पता है इस केस में कुछ नहीं है, खुद फंस चुके हैं। मार्क सीगल का बताया ना, कभी ऐसा हुआ है कि करप्शन पार्टी को यूएसए से सारा एक नेटवर्क चला रहा था। नवाज शरीफ साहब 10 करोड़ देते हैं पार्टी को, 6 करोड़ वापस लेते हैं। यहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग का गोरख धंधा चल रहा था इनकी पार्टी में, जिन्होंने पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। साहब अपना मुकम्मल कर लें आप। इनके जब केस के फैसले आएंगे, इन दोनों भाइयों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये करप्ट कहते हैं, चोर डाकू कहते हैं। मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून को भी कहते हैं, मुझे बताएं पहले तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने स्टे मांगा है कि हमारी करप्शन को लीक आउट नहीं करो, इस पे स्टे लगा दो, अब चुप रहो। पहली दफा तारीख में। सर टाइम खत्म हो गया है। मियां जावेद लतीफ साहब एक आखिरी बात, अभी कल 5 वुज़रा ने इस गवर्नमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका मौजू एक ही था, वो था पीडीएम। उन्होंने कहा अमन अमान खराब करने नहीं देंगे, तो उनको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो नहीं मिल गई? कोई तकरीबकारी करने का प्लान है आपका? कोई तसादुम का प्लान है? क्या करने जा रहे हैं आप 19 जनवरी को? सर अगर तो 3 माह से किसी एक जगह कोई गमला भी टूटा है तो फिर तो उनको शक होना चाहिए, और अगर पूरे 3 माह में कोई इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ तो फिर इनको अपनी घबराहट है, इनको इल्म है कि ये सेमीफाइनल खेलने आ रहे हैं। गमला तो नहीं टूटा, स्टेडियम के ताले जरूर टूटे हैं, पुलिस स्टेशन में मुल्तान में जरूर दावा बोला है। 19 जनवरी के लिए क्या तैयारी है? आप कहते हैं हम कोई उनको लिफ्ट नहीं कराते हैं, एक तो ना ये मुनासिब नहीं होता। सर टाइम खत्म हो गया था, ये आसमान बोलता है, ये मुनासिब नहीं। आप तो खुद कह रहे हैं गमला नहीं टूटा, मैंने कहा ताले तोड़ दिए हैं, तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? रिकॉर्ड का हिस्सा इन्होंने ताले तोड़े हैं। अभी पिंडी पे हमला करने की बातें करते थे, फिर पीछे हट गए उससे, इस्लामाबाद में आएंगे। ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैठ के, पीडीएम के अमन एहतजाज इनका आएंगे, और अमन एहतजाज इनका आएंगे, कानून नहीं आता है। जब ये आर पार करने की बातें करते हैं, फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। आपको खतरा नहीं है फिर? किस बात का खतरा है? भी दे रहे हैं। ये तो खुद एक दूसरे के लिए खतरे हैं, इनके बयानात नहीं मिलते, एक पेज पे नहीं है। अभी आपने पूछा नाराज है गबोल साहब, जवाब नहीं दे सके। के बयानात मिलते हैं, लेकिन हम अपने तहादियों को अल्हम्दुलिल्लाह मनाने में पहले भी कामयाब हुए, अब भी हुए, आगे भी हो जाएंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, सदान नबील गबोल साहब और उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने